हाल फिलहाल एक किस्सा सुनने में आया था कि कोई मोहतरमा थी, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर काफ़ी एक्टिव थी। लिहाजा अपनी खुद की हर नई फोटोग्राफ वो अपलोड किया करती थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि किसी ने उनकी सारी ही फोटो हैक करके किसी और नाम से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया और फिर उस नए अकाउंट पर तमाम तरह के अश्लील जोक्स और फोटो शेयर होने लगे। ये कोई पहला किस्सा नहीं है, ऐसा बहुत से किस्से सुनने में आते हैं आए दिन। आज किसी का अकाउंट हैक हो गया, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, या फिर आपका ईमेल आईडी ही किसी ने हैक कर लिया। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है साइबर अपराध और उससे जुड़े कानून। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, सावधानी और अवेयरनेस दो बड़े पहलू होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम खुद साइबर क्राइम की चपेट में आ जाते हैं। कैसे बच सकते हैं खुद के साथ होने वाले साइबर अपराध से, ये जानेंगे एडवोकेट अमित मुंजाल से। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। वैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इस समय देश में कंप्यूटर पर या और कई तरीकों से इंटरनेट का इस्तेमाल करने के अलावा मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इतनी विकासशीलता के साथ ही इंटरनेट से जुड़े अपराधों यानी कि साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल सरकारी और बैंकिंग क्षेत्र समेत हमारे रोजमर्रा के जीवन में बढ़ रहा है, उसी तेजी से इसमें अपराधियों की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। आज कहीं से भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना उतना सुरक्षित नहीं माना जा रहा। सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर ईमेल तक लोगों की तमाम पर्सनल और गोपनीय जानकारियों पर अपराधियों की नजर है। साइबर अपराध में ज्यादातर वायरस से करप्ट किया गया, हैकर से हैक किया गया, स्पाईवेयर, फिशिंग, स्पैम, पहचान चुरा ली गई, ऑनलाइन खरीदारी धोखा जैसे अपराध शामिल हैं। साइबर अपराध का एक नया चरण मोबाइल से इंटरनेट के इस्तेमाल से भी बढ़ा है, जिसमें उपभोक्ता के मोबाइल से जानकारियों को चुरा लिया जाता है। असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क के इस्तेमाल ने भी साइबर अपराधों को बढ़ावा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाले कुल साइबर अपराध में करीब 17% अपराध मोबाइल से होते हैं। लोग इंटरनेट पर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को जाने बगैर उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से शुरू कर देते हैं, फिर साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के बढ़ते चलन से साइबर उत्पीड़न और साइबर मानहानि जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां विकास में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साइबर अपराधों के प्रति लोगों का जागरूक न होना एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। साइबर अपराध के शिकार हुए ज्यादातर लोग अपराध दर्ज ही नहीं कराते। वहीं दूसरी ओर बड़े साइबर अपराधी देश से बाहर जाकर इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, जिससे वो पुलिस के चंगुल में आसानी से नहीं आ पाते। सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ज्यादा प्रभावी साइबर कानून बनाया जा सके। तो कानूनी पहलू में आज हम चर्चा करेंगे साइबर अपराध और उससे जुड़े कानून के बारे में। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस बार स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अमित मुंजाल। अमित सर, वेलकम। नमस्कार। तो अगर इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर अब स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अमित सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेट का चलन बहुत बढ़ गया है, जैसा कि कहा जेब में हो गया अब तो इंटरनेट, एक तरह से देखा जाए कि मोबाइल्स में भी वाईफाई, एवरीथिंग। ऐसे में साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, साइबर क्राइम की परिभाषा क्या आता है इसमें? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ उपलब्धियां भी हमने हासिल करी हैं और उपलब्धियों के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। जी। उनमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में सबसे पहली जो चीज़ आई है वो है कि भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का मिसयूज़ होना। साइबर क्राइम के तहत कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए अपराध किए जा सकते हैं, वे सभी साइबर क्राइम की परिभाषा में आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं डिफेमेशन आजकल काफ़ी हो रही है नेट के थ्रू, फिर हम फिशिंग कह सकते हैं, हैकिंग कह सकते हैं, हम पायरेसी कह सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के अपराध हैं जो कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं। वकील साहब, सबसे पहले जब साइबर क्राइम दिमाग में आता है तो हैकिंग ही दिमाग में आता है। हैकिंग के अलावा आपने और भी कई चीज़ों के नाम लिए। हैकिंग में तो ये होता है कि आपका पासवर्ड हैक कर लिया गया, उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं आपकी ईमेल आईडी के साथ, फेसबुक के साथ। और जो चीज़ें आपने बताई, एक बार उनके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या चीज़ है? हैकिंग तो एक आम आदमी को समझ में आ जाता है कि भी किसी भी कंप्यूटर को
आप हैक कर लें और उसका डाटा चोरी कर लें और डाटा चोरी करने के बाद उसे अपने मनमानी रूप से इस्तेमाल करें। बट हैकिंग एक लिमिटेड अपराध नहीं है। हैकिंग के थ्रू ही आप एक्सटॉर्शन भी, जो अपराधी है एक्सटॉर्शन कर सकता है। आज आप किसी का मटेरियल हैक कर लीजिए और कल को आपका कहीं कोई उसमें ज़रूरी डाटा हो, उस डाटा से रिलेटेड आप उस इंसान से कल को आप मनमानी बात अपनी मनवा सकते हैं। पैसे की एक्सटॉर्शन करी जा सकती है। और इसके अलावा जो सेकंड एक अपराध आजकल होता है जिसे हम कहते हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग का एक आजकल बड़ा आम चलन हो रहा है। फ़िशिंग को हम इस तरह से डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि भी फ़िशिंग में आपको कहीं पे भी कोई इंटरनेट से रिलेटेड मेल आती है और मेल से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि भी आपके, हम किसी बैंक से हैं या हम आपके किसी जानकार के हैं और आपसे आपके पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी है वो पूछा जाता है। आप ये सोचकर कि भी वो एक कोई जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन आदमी समझकर आप अपना पासवर्ड और जो आईडी है वो दे देते हैं और उसके बाद वो आदमी आपके पासवर्ड और आईडी के बेसिस पे आपके जितने भी हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के अपराध कर सकते हैं। तीसरा आजकल जो अपराध आजकल साइबर क्राइम के थ्रू हो रहा है वो है डिफेमेशन के बारे में। डिफेमेशन के बारे में आप किसी के भी बारे में, डिफेमेशन यानी मानहानि, मानहानि के लिए फेसबुक पे, ऑनलाइन साइट्स पे आप किसी के बारे में कहीं पे ही बैठे हुए कुछ भी लिख दीजिए और उसकी, क्योंकि एक साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि भी जिससे रिलेटेड डाटा जो है उसके लिए हमें कहीं जाके किसी को सर्कुलेट नहीं करना पड़ता, जो कि एक ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल होता है। उस ऑनलाइन साइट्स को पता ही नहीं, एक हिंदुस्तान नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठे हुए आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दे तो वो बहुत जल्दी सर्कुलेशन हो जाता है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। और जो इंसान उसे लिख रहा है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता है, फॉल्स आईडी के थ्रू वो क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से डिफेमेशन भी होती है। और चौथा प्रकार का जो आजकल अपराध है वो है ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड इस तरह होता है कि भी किसी ने अगर कोई साइट बना दी है, शॉपिंग की साइट बना दी, उस शॉपिंग की साइट के थ्रू आपसे कहा गया कि जी ये मार्केटिंग हम कर रहे हैं और ये सामान हम बेच रहे हैं। उस सामान को बेचने से पहले आपने उसकी क्रीडेंशियल्स वेरीफाई नहीं करे। क्रीडेंशियल वेरीफाई ना करने पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और अपनी पेमेंट भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा करा देते हैं और बाद में पता लगता है ना तो वो सामान आता है और जब आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो उस आदमी के बारे में भी आपको नहीं पता लगता। ये कुछ प्रकार के अपराध हैं जो कि साइबर क्राइम के डेफिनेशन में आते हैं। जी वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आजकल काफ़ी इसका हो रहा है। मेरे एक जानने वाले मित्र ही हैं, उनके साथ भी हुआ। वो अफ्रीका में बैठे थे और उनका एक कार्ड था, उस कार्ड को उन्होंने यूज़ नहीं करा, बट यूज़ ना करते हुए भी पता लगा कि उनका उस कार्ड अमेरिका में जाके यूज़ हो गया है। अच्छा। अमेरिका में यूज़ होने के कारण वो ये हुआ कि भी उनका कहीं ना कहीं से पासवर्ड और आईडी को यूज़ करके वो अब कर लिया गया। अब क्योंकि एक अमेरिका है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी वो क्या बताएं, क्योंकि एक लिमिटेड अगर इंडिया में हुआ हो तो फ्रॉड इस चीज़ को ले। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इस तरीके से होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। कि भी आप सोचें कि भी ये प्रोडक्ट बड़ा सस्ता मिल रहा है मार्केट में, बल्कि आपको पता लगता है कि वो जो साइट है वो साइट ही क्रिएटेड फ्रॉड है। इस तरीके से क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड भी हो सकता है। वकील साहब, ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। जैसे कि इंटरनेट जितना इजीली एक्सेसिबल हुआ है उतनी ज़्यादा शॉपिंग भी इजीली एक्सेसिबल हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग भी अब बहुत करते हैं लोग। उस वक्त वो लोग आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर और जो भी पासवर्ड है वो सब कुछ मांगते हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरतें? कैसे हमें पता लगेगा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जेन्युइन है? हम दें इन्हें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या ना दें, कैसे जज कर सकते हैं? एक तो इसमें रिलेटेड आप प्रिकॉशन रखें कि भी कोई अनजान साइट जो है, अनजान साइट कोई अगर अच्छी साइट है जिसकी पब्लिसिटी हो रही है, जिसका कोई हेड ऑफिस है इंडिया में, उससे रिलेटेड तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। बट किसी ऐसी साइट को जिसका कि नया प्रचलन हुआ हो, जो कि 4 या 5 दिन पहले ही आई हो, जो यूज़ में आ रही है उससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। बट जो यूज़ में नहीं है, नई है, 4 या 5 दिन हुआ है, आप उनकी क्रीडेंशियल्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। ये सावधानी रखी जा सकती है। और दूसरा, आप उनके देखिए कि भी उनके ऑफिसेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं, तो इस तरीके से आप प्रिकॉशन ली जा सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है वकील साहब कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और एक जेन्युइन साइट है जहां से आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, वो आपके सारे पासवर्ड मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर मांगते हैं, आपका सामान भी आ गया, लेकिन जो हमारा डेटा उनके पास चला गया, क्या वो फॉरएवर सेफ रहता है? क्या हम ये मान लें कि वो सेफ रहेगा, उसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा? जो अच्छी साइट्स हैं वो अच्छी साइट्स तो ऐसा नहीं करते, बट जो कि फ्रॉड साइट्स हैं
उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वो कभी भी मिसयूज़ करा जा सकता है, बल्कि उनका साइट बनाने का मकसद ही आपके साथ फ्रॉड करने का होगा। चले तो हम आपको बता दें कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है कंप्यूटर हैकिंग, साइबर हैकिंग या साइबर क्राइम पे हम चर्चा कर रहे हैं। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।